is almost the final session for investment appraisal. पिछले 3-4 डेज से हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर रहे थे। उसके अंदर हमने बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी किया, उसके अंदर हमने उसके जो एडवांस्ड अप्रोचेस थी वो भी कर ली, इन्फ्लेशन टैक्सेशन को भी देख लिया। तो अब इसमें हमने कुछ रिप्लेसमेंट डिसीजंस के मुतालिक पढ़ना है और कैपिटल राशनिंग के मुतालिक पढ़ना है, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेड वैल्यूज में अगर लेट्स से रिस्क हो, कैश फ्लो सर्टेन ना हो, अनसर्टेनिटी हो, रिस्क हो, तो फिर कैसे आपने कैश फ्लोज को एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है वो आज देखेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज हम सेंसिटिविटी एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे और एक अप्रोच भी देखेंगे। तो बेसिकली ये आज की क्लास का एजेंडा है। मुझे जरा क्विकली कंफर्म कर दें मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को और स्क्रीन भी क्लियर है, किसी किस्म का बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं है? Okay, so let me start with the first topic, and that is replacement decision. लीज और बाय का यहाँ पे लिखा हुआ, ये हमारे उसमें नहीं आता। So basically we'll be reading replacement decision from here. तो बाज़ वक़्त आपको रिप्लेसमेंट का डिसीजन लेना पड़ता है क्योंकि आपका जो एक एसेट है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद यू नीड टू रिप्लेस इट, और बाज़ वक़्त आप कंपीटिंग रिप्लेसमेंट्स के बारे में भी डिसाइड करना चाहते हैं। लाइक कंपीटिंग रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि आप एक एसेट को किसी दूसरे एसेट से रिप्लेस कर सकते हो, और उसके अंदर फिर प्रॉब्लम जो है वो उसकी लाइफ्स का भी होता है कि उन दोनों एसेट्स की जो लाइफ्स है वो अनइक्वल हैं। तो प्रॉब्लम कब अराइज होता है? जब इक्विवेलेंट एसेट्स आर अवेलेबल बट दे आर लाइकली टू लास्ट फॉर डिफरेंट लेंथ्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पे फिर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है EAR का, विच इज इक्वलाइज्ड एनुअल रिटर्न, और हम क्या करेंगे, हम एनपीवी को उसके डिस्काउंट फैक्टर पे डिवाइड करके EAR निकालेंगे। तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें रिप्लेसमेंट डिसीजन हो और जिसके अंदर जो दो एसेट्स एक दूसरे के साथ रिप्लेस होने हो वो इक्विवेलेंट तो हो बट उनकी लाइफ्स इक्वल ना हो, और वैसे भी अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अनइक्वल लाइफ्स का है, तो उसकी एनपीवी को फिर इन दी एंड आप इक्वलाइज्ड करेंगे। तो आप इक्वलाइज्ड एनुअल एनपीवी निकालेंगे, और उसका तरीका सिंपली ये होता है कि आप एनपीवी को डिस्काउंट फैक्टर पे डिवाइड करेंगे। तो अगर एक प्रोजेक्ट 2 साल का है तो उसकी एनपीवी को 2 साल के डिस्काउंट फैक्टर पे डिवाइड करेंगे, और अगर एक प्रोजेक्ट 4 साल का है या अगर एक रिप्लेसमेंट एसेट 4 साल का है तो उसको आप 4 साल के डिस्काउंट फैक्टर पे डिवाइड करेंगे। तो एक तो ये चीज अभी हम देख लेते हैं कि अनइक्वल लाइव्स में रिप्लेसमेंट कैसे होगी, और दूसरा अभी हम ये भी देख लेंगे कि जो ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल है, कि हम हर साल बाद एसेट रिप्लेस किया करें या हर 2 साल बाद रिप्लेस किया करें या हर 3 साल बाद रिप्लेस किया करें। अब नेचुरली प्रॉब्लम का हमें आइडिया है कि शुरू में एसेट की कॉस्ट ज्यादा होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है, बाद में उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है, लेकिन फिर डेफिनेटली जब हम उसको रिप्लेस करेंगे तो जिससे रिप्लेस करेंगे उसकी इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होगी। सो देयर इज ऑलवेज डिसीजन के एसेट को कितना फ्रीक्वेंटली रिप्लेस कर लिया जाए, हर साल रिप्लेस कर लिया जाए, हर 2 साल में, हर 3 साल में रिप्लेस कर लिया जाए। सो बेसिकली रिप्लेसमेंट डिसीजंस में हम ये दो चीजें जो है वो देखेंगे। सो सबसे पहली बात जो अभी मैं आपको बता रहा था, EAC या EAR, इक्वलाइज्ड एनुअल कॉस्ट। अब अगर आप किसी प्रोजेक्ट में डेफिनेटली अगर कॉस्ट इन्वॉल्व है तो आप EAC कहोगे, अगर आप रिटर्न को एनालाइज करना चाहते हो तो आप EAR कहोगे। तो यहाँ पे चूंकि रिप्लेसमेंट डिसीजन में कॉस्ट इन्वॉल्व है तो EAC क्या है? EAC is the annual cash flow to which series of uneven cash flows is equivalent in PV terms। मैंने आपको सिंपली ये बताया था कि आपने जो दो रिप्लेसमेंट डिसीजंस हैं लाइक 1 और 2, कि हम मशीन 1 को मशीन 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, और इसकी हम क्या करेंगे, अगर इसकी अनइक्वल लाइव्स हैं तो हम इन दोनों की एनपीवी निकाल के उसको डिवाइड कर देंगे, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट निकाल के, क्योंकि इसमें एनपीवी इन अ सेंस नहीं होगी, उसको डिवाइड कर देंगे एन्युटी फैक्टर से। ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल, ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल में भी आप इसी तरीके से करेंगे। ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल विल बी द पीरियड दैट हैज द लोएस्ट EAC। ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल वो होगा जिसमें लोएस्ट इक्वलाइज्ड एनुअल कॉस्ट होगी, और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम एनपीवी निकालेंगे, फिर उसके बाद EAC निकालेंगे,
और फिर उसके बाद लोएस्ट ईएसी जो होगी उसको हम चूज कर लेंगे एज एन ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल। अगर हर साल बाद चेंज करने में लोएस्ट ईएसी आती है तो हम हर साल बाद चेंज कर देंगे। अगर हर 2 साल में लोएस्ट ईएसी आती है तो हम हर 2 साल बाद चेंज कर देंगे। असम्पशन से मैं नहीं जाता, हम क्विकली जरा इसका एक डिसीजन देख लेते हैं। बेसिकली एक मशीन है जिसकी कॉस्ट 20,000 है और इसकी रनिंग कॉस्ट पहले 2 सालों की 5,000 और 5500 है। और अगर हम इसको पहले साल के एंड में डिस्पोज ऑफ कर देते हैं तो 16,000 है। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है और वो ये है कि अगर हम इसको 2 साल के बाद डिस्पोज ऑफ करते हैं तो वो 13,000 है। सो विद दिस इंफॉर्मेशन वो आपसे पूछ रहा है कि ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल बता दो। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप 1 ईयर रिप्लेसमेंट साइकिल पे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कि अगर हम इसको 1 साल में रिप्लेस कर दें तो इसके सारे कैश फ्लोज देखोगे, इसकी आप एनपीवी निकालोगे, उसको इक्वलाइज करोगे और फिर इसी तरीके से 2 साल के रिप्लेसमेंट साइकिल में आप इसके कैश फ्लोज देखोगे, एनपीवी निकालोगे और उसको इक्वलाइज करोगे। जहां पे इक्वलाइज एनुअल कॉस्ट कम होगी आप उसको पिक कर लोगे। तो डू यू थिंक हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए? एक दफा अगर हम अप्रोच क्लियर कर लें, अप्रोच क्लियर करने के लिए ओके मैं काफी क्विकली, क्योंकि डेफिनेटली हमने अप्रोच ही क्लियर करनी है, हमने ओवरऑल पूरा क्वेश्चन तो उस तरीके से नहीं समझना। तो वेरी क्विकली मैं जो बात कर रहा हूँ उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रिप्लेसमेंट आफ्टर 1 ईयर। अब हमें यहाँ पे समझना है कैश फ्लोज को, ठीक है। तो कैश फ्लोज किस तरीके से होंगे कि हम टाइमलाइन यहाँ पे देख लेते हैं कि आज हम बाय करते हैं एसेट, ठीक है। तो हमारी इनिशियल कॉस्ट है, तो इनिशियल कॉस्ट आज है 20,000। उसके बाद अगर हम 1 साल में रिप्लेस करते हैं तो हमारी जो रनिंग कॉस्ट है उसने लिखा हुआ है पहले साल के एंड में 5,000 होगी। तो हमारी जो रनिंग कॉस्ट है, अच्छा चलें इसको मैं उसी फॉर्मेट से करता हूँ जिस फॉर्मेट से हम कर रहे होते हैं ताकि हमें जो फॉर्मेट का प्रॉब्लम ना आए। सो इसकी रनिंग कॉस्ट 5,000 है। यहाँ पे हम टाइम नोट कर लेते हैं, दिस इज एट टाइम 0 एंड दिस इज एट टाइम 1। और उसके बाद हम इसको डिस्पोज कर सकते हैं, तो इसकी डिस्पोजल वैल्यू है 16,000। तो 16,000 हमें मिलेगा, ठीक हो गया जी। तो ये 20,000 कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, ये बेनिफिट है, और ये भी कब मिलेगा, पहले साल के एंड में। तो वेरी सिंपली हम इसको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर्स लगा के, जबकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, हम इसकी एनपीवी निकाल लेंगे। मैं एनपीवी कैलकुलेट नहीं करता, एनपीवी आएगी 10,001। और फिर उसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमने इसके पास इसको इक्वलाइज्ड एनुअल कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। तो इक्वलाइज एनुअल कॉस्ट होगी 10,001। इसको आपने 1 साल के, क्योंकि ये इस वक्त 1 साल का रिप्लेसमेंट साइकिल हम देख रहे हैं, तो इसको आपने 1 साल के डिस्काउंट फैक्टर पे डिवाइड करना है। तो आपके पास जो इक्वलाइज एनुअल कॉस्ट आ रही है वो 11,002 आ रही है। इसी तरीके से फिर आपने 2 साल का रिप्लेसमेंट साइकिल चेक करना है कि अगर हम इसको रिप्लेस करें आफ्टर 2 ईयर तो फिर क्या होगा। फिर उसी तरीके से जो कैश फ्लोज हैं उसके मुताबिक इनिशियल कैश फ्लो है, हम आज कितना कैश फ्लो कर रहे हैं 20,000 का। उसके बाद हमारी जो रनिंग कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट वो 5,000 होगी ईयर 1 में, और रनिंग कॉस्ट 5500 होगी एट द एंड ऑफ ईयर 2। तो ये 2 कॉस्ट आ गई, और उसके बाद हम डिस्पोज कर देंगे इसको 13,000 में, ठीक हो गया, ये इनफ्लो आ गया। तो अब आपने उसी तरीके से इसको भी प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर्स लगा के 10% से इसकी भी एनपीवी निकाल लेनी है। तो जब आप इसकी एनपीवी निकालेंगे तो इसकी एनपीवी आ रही है 18,350, और ये एनपीवी निकालने के बाद आप इसको इक्वलाइज्ड एनुअल कॉस्ट में कन्वर्ट कर दोगे। 18,350 को रोज के फैक्टर पे डिवाइड कर दोगे जो कि 1.736 है। नाउ माइंडेड आपने इसको एनओटी फैक्टर पे डिवाइड करना है, आपने इसको सिंपल फैक्टर पे डिवाइड नहीं करना। तो 10,570 इसकी इक्वलाइज एनुअल कॉस्ट आ गई। तो हमारे पास इक्वलाइज एनुअल कॉस्ट इधर 11,002 है और इधर 10,570 है। तो ये कॉस्ट चूंकि कम है तो हमारा डिसीजन आएगा कि वी शुड रिप्लेस इट आफ्टर 2 ईयर्स। हमें इसको 2 साल बाद रिप्लेस करना चाहिए, हर 2 साल बाद इसको रिप्लेस करना चाहिए।
जी, इसमें कोई क्वेश्चन है आपको तो पहले पूछ लें, फिर हम अगले उसके ऊपर चलते हैं जिसमें हमने ऑप्टिमम साइकिल दोबारा देखना है। एनी क्वेश्चन यू हैव? ओके, इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है। कुछ दूसरे क्वेश्चन में भी इसी तरीके से आप देखें कि आपका एसेट जो है वो कितने का है, 12,000 का है, और अगर आप साल बाद बेच दें तो 9,000 का बिकेगा, 2 साल बाद बेचें 7,500 का बिकेगा, 3 साल बाद बेचें तो 7,000 का बिकेगा। अगर आप उसे 1 साल रखते हैं तो उसकी कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है। अगर आप उसे 2 साल रखते हैं तो फिर पहले साल के एंड में मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो 1500 है और दूसरे साल के एंड में 2700 है। अगर आप उसे 3 साल रखते हैं तो पहले साल की कॉस्ट जो है वो 1500 है, दूसरे साल की 2700 है, तीसरे साल में कोई कॉस्ट नहीं है। तो ये एक डाटा है और वो पूछ रहा है कि ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पॉलिसी एट अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 15% निकालें। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको रिप्लेसमेंट का फैसला करोगे। आप इसको रिप्लेस आफ्टर 1 ईयर, रिप्लेस आफ्टर 2 ईयर। जी फरवा, इसमें एलसीएम का कॉन्सेप्ट जो आता है वो आएगा, अभी नहीं आएगा, वो जब आएगा मैं आपको बताता हूँ। तो रिप्लेसमेंट वो जब दो मशीन्स और दो उनकी अनइक्वल लाइव्स होंगी तब जाके उसमें एलसीएम का कॉन्सेप्ट आएगा। मेरे ख्याल में इस चैप्टर में है नहीं, मैंने देखा नहीं है, वो मैं आपको फिर सेपरेटली करवा दूंगा। अगर उसमें ऐसा होता कि एक मशीन की लाइफ 2 साल है और दूसरी मशीन की लाइफ 3 साल है, या एक प्रोजेक्ट की लाइफ 2 साल है और दूसरे प्रोजेक्ट की लाइफ 3 साल है, और उसको हमने जरा कंपेयर करना है, तो वहां पे कहीं एलसीएम का कॉन्सेप्ट जो है वो आ जाता है। सो रिप्लेसमेंट आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर एवरी ईयर। तो अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप डेफिनेटली एक टाइमलाइन बनाएंगे। मैं सिर्फ एक टाइमलाइन आपको बना के दिखा देता हूँ, 0 1 2 3। तो ये टाइमलाइन कैसे बनेगी कि आप एसेट बाय करते हो, आप कब बाय करते हो, आप आज बाय करते हो, और फिर उसके बाद इस एसेट की आपको जो मेंटेनेंस कॉस्ट पड़ती है वो आपको कोई नहीं पड़ रही, 0, और आप इसे डिस्पोज ऑफ कर देते हो। कितने में डिस्पोज ऑफ कर देते हो? 1 साल के बाद 9,000। तो बस ये क्वेश्चन इतना ही होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन इतना ही होगा क्योंकि आप 1 साल बाद उसे रिप्लेस कर रहे हो। तो अब आप इतने कैश फ्लोज के साथ इसकी एनपीवी निकाल लोगे, और एनपीवी निकालने के बाद जो भी उसकी एनपीवी आ रही है उसको आप डिवाइड कर दोगे उसके 1 साल के फैक्टर पे, और आपके पास इक्वलाइज्ड एनुअल कॉस्ट आ जाएगी 4793। इसी तरीके से फिर आप इसमें जो पॉलिसी के लिए फिर आप इसको देखोगे कि अगर हम इसको हर 2 साल बाद रिप्लेस करें तो फिर हमारे पास क्या कैश फ्लोज आएंगे। मैं सिर्फ एक दफा और करके दिखा देता हूँ। तो फिर आप इसे यूं लिखोगे कि आप आज एक एसेट खरीद रहे हो 12,000 का। जब आप ये एसेट खरीदते हो तो आपको जो मेंटेनेंस कॉस्ट पड़ती है, मेंटेनेंस कॉस्ट वो आपको पड़ती है 1500 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 1500 पड़ती है। और आप 2 साल के बाद बेच देते हो इसे, कितने का बेच देते हो? इसकी डिस्पोजल वैल्यू है, इससे आप 2 साल के बाद बेच देते हो कितने का? 7500 का, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको आफ्टर एवरी 2 ईयर अगर रिप्लेस करना है तो ये आपके कैश फ्लोज हैं, इसकी आप एनपीवी निकाल लो। इसकी आप एनपीवी निकालोगे तो वो 7,635 बनती है, और उसको अगर आप इक्वलाइज्ड एनुअल में कन्वर्ट करोगे तो इसके लिए आपको 2 साल के एनुअलिटी फैक्टर पे डिवाइड करना पड़ेगा, और इससे आपकी जो 2 साल की रिप्लेसमेंट की इक्वलाइज्ड एनुअल कॉस्ट आती है वो 4696 आती है, ठीक है। इसी तरीके से फिर आप 3 साल पे सॉल्व करोगे, और जहां पे ईएसी सबसे कम आएगी वो हमारा रिप्लेसमेंट साइकिल बन जाएगा। उसकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमने आफ्टर एवरी ईयर रिप्लेस करना है, आफ्टर एवरी 2 ईयर रिप्लेस करना है, या आफ्टर एवरी 3 ईयर रिप्लेस करना है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अगर आप कहते हैं कि कंप्लीट क्वेश्चन कराऊं, उसकी जरूरत तो नहीं है, बस एक हमने जस्ट अप्रोच क्लियर करनी है और उसके बाद एमसीक्यूज पे जाना है। बट अगर आपको कोई एम्बिगुइटी हुई है तो ओके जी। नेक्स्ट है कैपिटल रैशनिंग। एक दफा क्विकली इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं। कैपिटल रैशनिंग, सो कैपिटल रैशनिंग क्या है? रिस्ट्रिक्शन है आपके कैपिटल पे। तो डेफिनेटली वी वांट मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ, लेकिन अगर हमारे पास फंड्स की कमी हो तो बेसिकली हम उस ऑब्जेक्टिव को मीट नहीं कर पाते। और जब हमारे पास फंड्स की कमी हो तो हम ये कहते हैं कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट कैपिटल इज रेशन्ड, और हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है। अब अगर ये लिमिटेशन
परमानेंट किस्म की लिमिटेशन है और एक्सटर्नल फैक्टर से रिलेट करती हैं, एक्सटर्नल फैक्टर से, यानी कि हमारे इंटरनल फैक्टर से रिलेट नहीं करती, बल्कि लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हमें लोन नहीं दे रहे, तो बेसिकली एक्सटर्नल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से कैपिटल रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उसको हम हार्ड कैपिटल रेशनिंग कहते हैं। और अगर हमारी कोई इंटरनल पॉलिसी है, हम खुद नहीं चाहते कि हम इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, हम कुछ पैसा लेट से होल्ड रखना चाहते हैं फॉर सम अदर पर्पसेस, हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हम सारे जो इन्वेस्टमेंट है वो उसको प्रोजेक्ट्स में लगा दें, तो अगर आपकी अपनी इंटरनल पॉलिसीज की वजह से आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज अवेलेबल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, तो उसको आप शॉर्ट टर्म रैशनिंग कहोगे। और अगर आपको लिमिटेशंस एक्सटर्नल है और आपका जो फंड प्रोवाइडर है वो आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है और वो आपको मजीद फंड देने को तैयार नहीं है, तो इसको हार्ड कैपिटल रशनिंग कहेंगे। दोनों सूरतों में प्रॉब्लम वही है कि आपके पास कैपिटल अबंडेंटली अवेलेबल नहीं है, आपके पास लिमिटेड अमाउंट अवेलेबल है, 1 मिलियन 2 मिलियन 10 मिलियन, और आपने उसी लिमिटेड अमाउंट में अब फैसला करना है कि प्रायोरिटाइज करना है कि किस इन्वेस्टमेंट को ऑप्ट किया जाए और किस इन्वेस्टमेंट को आप रिजेक्ट कर दें। तो यहाँ पे डेफिनेटली हम तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते जिसका एनपीवी पॉजिटिव हो। अब हमें पॉजिटिव एनपीवी में भी देखना पड़ेगा कि हम किन किन प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे फिर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको हम कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। सो बेसिकली हम ये कहते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैपिटल राशनिंग you base your decision not on the basis of NPV or IRR, you base your decision on the basis of profitability index. तो बेसिकली आप एक इंडेक्स कैलकुलेट कर लेते हो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इसको एनपीवी को डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। सो एनपीवी को आप इन्वेस्टमेंट पे डिवाइड करके आप कैलकुलेट कर लेते हो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। तो ये एक इसकी बेस पे फिर आप रैंकिंग कर देते हो। अब फिर आपने देखना होता है कि प्रोजेक्ट डिविजिबल है या डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल प्रोजेक्ट का मतलब है कि आप आधा प्रोजेक्ट भी ले सकते हो, आप पौना प्रोजेक्ट भी ले सकते हो, आप 20% प्रोजेक्ट पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर ऐसा है, अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल है, तो फिर तो हम अपनी पूरी अमाउंट एलोकेट कर सकेंगे। सो लेट्स से अगर लिमिट जो है वो कैपिटल की 1 लाख है, तो हम पहले जिसका इंडेक्स बड़ा होगा उसमें इन्वेस्ट कर देंगे, फिर उसके बाद सेकंड रैंक पे आ जाएंगे, फिर थर्ड रैंक पे आ जाएंगे, और अगर चौथा प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता तो हम उसको टुकड़े में इन्वेस्ट कर देंगे क्योंकि वो डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम अजम्पशन ले रहे हैं कि वो डिविजिबल है, और अगर वो डिविजिबल नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है हमें हिट एंड ट्रायल से मैक्सिमम वाला कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, और उसमें डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट बच जाए, कुछ पैसे बच जाए, पूरे फंड उस तरीके से एलोकेट ना हो। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल आ गई कैपिटल रैशनिंग विद डिविजिबल प्रोजेक्ट्स। तो इसमें आप डेफिनेटली क्या करोगे, आप पीआई निकाल लोगे। पीआई निकालने के लिए उसने क्या कहा, उसने कहा एनपीवी को आप डिवाइड कर दो इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे। तो अगर मैं यहाँ पे रिस्पेक्टिवली डिवाइड कर दूं तो मेरे पास जो पीआई आती हैं वो आती हैं 0.5 और 0.35 एंड देन 0.48 एंड देन 0.3, और ये वैसे वर्थ वाइल नहीं है क्योंकि इसकी तो एनपीवी नेगेटिव में है, तो इसको आप वैसे एक्सक्लूड कर दो। और अब आप पीआई की बेस पर रैंक कर लो, तो डेफिनेटली ये 1 रैंक बनता है, ये 2 बनता है, ये 3 बनता है, ये 4 बनता है। अब प्रोजेक्ट डिविजिबल है, उसने लिखा हुआ है कि ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर डिविजिबल। तो बेसिकली आप क्या करोगे, आप अपने टोटल फंड्स देखोगे 100, सबसे पहले आप इन्वेस्ट कर दोगे प्रोजेक्ट सी में, 40 के फंड्स लगे, बाकी रह गए 60। फिर आप इन्वेस्ट कर दोगे प्रोजेक्ट ई में, प्रोजेक्ट ई में 50 के लगे, बाकी रह गए 10। अब उसके बाद आपने इन्वेस्ट करना है प्रोजेक्ट डी में। तो प्रोजेक्ट डी में आप 100 तो आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, तो ये जो 10 है ये आप प्रोजेक्ट डी में इन्वेस्ट कर पाओगे। तो जवाब ये आएगा कि प्रोजेक्ट सी में पूरा इन्वेस्ट कर दो, प्रोजेक्ट ई में सारा इन्वेस्ट कर दो, और प्रोजेक्ट डी में सिर्फ 10 की आप $10,000 की इन्वेस्टमेंट करो। और हम यहाँ पे एज्यूम ये कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो डिविजिबल है। अगर ये डिविजिबल ना होता तो डेफिनेटली हम इसको ना कर पाते। अब अगर कोई आपसे पूछे कि जी ऐसा करने से हम टोटल एनपीवी कितनी अर्न कर रहे होंगे, तो बात ये है कि चूंकि हमने प्रोजेक्ट सी में फुल इन्वेस्ट किया है तो हमें प्रोजेक्ट सी की पूरी एनपीवी मिल रही होगी, ठीक हो गया। इसी तरीके से हमने प्रोजेक्ट ई में फुल इन्वेस्ट किया है तो प्रोजेक्ट ई की भी हमें पूरी एनपीवी मिल रही होगी। अब रह गया प्रोजेक्ट डी, तो प्रोजेक्ट डी में हमने 100 में से 10 इन्वेस्ट किया, तो इसका मतलब 10% इन्वेस्ट किया। तो अगर 10% इन्वेस्ट किया तो हमें एनपीवी में भी 10% इजाफा हो रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10% ऑफ एनपीवी ले लेंगे विच इज 3.5। तो 20 जमा 24 जमा 3.5, अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हमारे पास ये एनपीवी आएगी। तो बहुत सिंपल सा है, अगर आपको एमसीक्यू में आता है
तो इसमें कोई खास परेशानी नहीं होती स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बेस पे इसको कैलकुलेट करना है। अच्छा, अगर ये जी, मेरे ख्याल में मैम जी ने मुझे क्या नाम बताया था, मैंने तो खैर मिलीग्राम का था, उसामा है मेरे ख्याल में। ये आपका नाम उसामा है ना? जी, आपको मैंने पहले भी कहा था कि मैं डेफिनेटली जब एक क्लास प्रिपेयर करता हूँ ना, तो मेरे जहन में तो ऑब्वियसली अपना एक मटेरियल होता है, मैं फिर इस किस्म के क्वेश्चंस नहीं देख रहा होता। तो मैं इंशाल्लाह आपको ये वाला क्वेश्चन जो है ना स्प्रिंग 19 का, ये या तो व्हाट्सएप पे या फिर अगली क्लास में थोड़ा सा टाइम निकाल के करा दूंगा। मुझे अभी अभी मेरे लाइनअप में इस तरह का सवाल नहीं है, मैंने आज बहुत सारी चीजें कवर करनी है, लेकिन उसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं है। तो मेरे ख्याल में मेरे नजर से भी नहीं गुजरा ये वाला क्वेश्चन स्प्रिंग 19 का। ओके, मैं चेक कर लूंगा। अच्छा, कैपिटल राशनिंग बहरहाल मुश्किल इतना नहीं होता, और हाँ, अब इसके अंदर फिर कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं। लारेब कह रही है सेम सेम ऐसा ही है, तो अब मुझे नहीं पता, वो जब देखूंगा मैं तो पता लग जाएगा। अब इसके अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स आ सकते हैं, उसके बारे में आपको जरा अलर्ट रहना पड़ेगा कि डिविजिबल है या डिविजिबल नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे अगर डिविजिबल नहीं है, ठीक है, इनडिविजिबल है, तो जाहिर सी बात है वो जो हमने पार्शियल इन्वेस्टमेंट की थी 10 आउट ऑफ 100, वो अब हम नहीं कर सकेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाहिर सी बात है रैंकिंग तो कर लेंगे 1 2 3 4 जो भी रैंकिंग बनती है, लेकिन उसके बाद से हम जो रैंक 1 होगा उसमें इन्वेस्ट कर देंगे, रैंक 2 जो होगा उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। और अगर हमारे पास इतने फंड्स बचे हैं जिससे हम कोई और प्रोजेक्ट नहीं ले सकते, तो वो प्रोजेक्ट्स फिर जो है वो आइडल रह जाएंगे, हम उसको इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो इनडिविजिबल है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने जरूर ध्यान में रखना है। अगर वो आपको कुछ नहीं बताता क्वेश्चन में कि वो डिविजिबल है या इनडिविजिबल है, तो हमारी अजम्पशन ये होगी कि वो डिविजिबल है। अजम्पशन हमेशा आसान वाली लेते होते हैं, तो हमारी अजम्पशन ये होगी कि वो प्रोजेक्ट जो है वो डिविजिबल है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें फिर एक और आ जाएगा, और वो होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, वो होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब वो आपको ऐसा भी कह सकता है कि इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऐसे हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपको पता है कि अगर हम एक एक को चूज करेंगे तो दूसरा नहीं चूज हो सकता, तो बेसिकली दे आउटलाई ईच अदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि इनके दो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट सी और ई। तो ये बेसिकली एक दो तीन चार पांच प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन इन पांच प्रोजेक्ट्स में से दो प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं सी और ई जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। या तो सी एक्सेप्ट हो जाएगा तो ई को आप नहीं करेंगे, ई रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर ई एक्सेप्ट होता है तो सी रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब अगर ऐसी सूरत हाल हो तो फिर आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्योंकि अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर सी रैंक 1 है और ई रैंक 2 है तो आप कहें जी सी भी कर लो और ई भी कर लो। अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब लिमिट ये लग गई है कि कुछ प्रोजेक्ट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए तरीकाकार बहरहाल वही है, आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स देखना है। अब जाहिर सी बात है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के मुताबिक सी जो है वो रैंक 1 हो रहा है यहाँ पे, डी जो है वो रैंक 2 हो रहा है, सॉरी ई जो है वो रैंक 2 हो रहा है, और डी रैंक 3 हो रहा है, और एफ रैंक 4 हो रहा है। अब ये रैंकिंग होगी, तो रैंकिंग के मुताबिक तो सी जो है वो सबसे बेस्ट है। तो हम सी का प्रोजेक्ट लेते हैं, तो अगर हम सी से स्टार्ट करें अपनी इन्वेस्टमेंट्स, और हमारे पास फंड्स फिर कितने 100,000, तो होगा ये कि 100,000 में से सी का प्रोजेक्ट कितना है 40 का, तो होगा ये कि 100 में से 40 निकल जाएंगे, बाकी आपके पास रह जाएगा 60। अब रैंक के मुताबिक बनता तो 2 है, लेकिन चूंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है लिहाजा अब इसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा, हम इसको नहीं लेंगे। अब 2 के बाद फिर 3 आ जाता है, तो हम 3 में इन्वेस्ट कर देंगे। अब 3 में हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो 3 हमारे पास बकिया इन्वेस्टमेंट पड़ी है 60, 3 जो प्रोजेक्ट है वो 100,000 का है। तो यहाँ पे अब हमें ये देखना पड़ेगा कि डिविजिबल है या नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ ये डिविजिबल है, ना लिखा होता तो मैं एज्यूम करता डिविजिबल है। तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं 60 आउट ऑफ 100 मैं 60 इन्वेस्ट कर सकता हूँ इसके अंदर। तो अब कॉम्बिनेशन क्या बना, एक कॉम्बिनेशन ये बना कि आप सी में इन्वेस्ट कर दो और 60% डी में इन्वेस्ट कर दो। अच्छा, ऐसा करने से आपकी एनपीवी क्या होगी, सी की सारी 20 और डी की एनपीवी आप 60% ऐड कर लो, तो आप 60% ले लो 35 का। तो ऐसा करने से ये 20 है और ये आपका 35 का 20%, तो ये टोटल आपका बन जाएगा 41। ठीक है, मेरे पास इसका नंबर नहीं है, तो मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूँ 41।
अच्छा, अब आपको अभी फिर भी देखना है कि क्या कोई और कॉम्बिनेशन इससे बेहतर एनपीवी दे सकता है। तो अब आप क्या कहोगे, अब आप एक कॉम्बिनेशन ई के साथ बना लो, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना। एक कॉम्बिनेशन आपने सी से बना लिया, जब सी से बनाया तो ई एक्सक्लूड हो गया। तो अब आप एक कॉम्बिनेशन ई से बनाओ, जब ई से बनाओगे तो सी एक्सक्लूड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, मैं कहूंगा जी ई में इन्वेस्ट कर दो। ई में इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे $50,000 लग जाएंगे, और कितने रह जाएंगे 100 माइनस 50, 50 रह जाएंगे। ठीक हो गया। वो 50 में कहाँ इन्वेस्ट करूंगा, अब रैंक के मुताबिक तो 1 सी है, लेकिन मैं नहीं कर सकता, वो तो एक्सक्लूड हो गया। उसके बाद फिर डी आ गया, तो मैं वो 50 जो है वो डी में इन्वेस्ट कर दूंगा। तो मैं 50% डी में इन्वेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये आया कि ई में इन्वेस्ट करो और 50% डी में इन्वेस्ट करो। ऐसा करने से क्या होगा, ई की सारी एनपीवी आपको मिल जाएगी 24, और डी की जो एनपीवी है उसका 50% आपको मिल जाएगा। तो आपको 35 का 50% 17.5 जो है ये मिल जाएगा, और आपकी जो टोटल एनपीवी बनेगी वो बनेगी फिर इस तरीके से 41.5। तो पहले क्या थी 41, अब क्या बनी 41.5। तो फिर हमारे पास डिसीजन क्या आया कि कैपिटल रैशनिंग के होते हुए, कैपिटल रिस्ट्रिक्शंस के होते हुए, और प्रोजेक्ट्स के डिविजिबल होते हुए, और प्रोजेक्ट से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हुए, जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है वो ई और 50% डी है। ठीक है, यानी कि 100% ई और 50% डी में इन्वेस्ट करो। तो इस तरह का आपको एमसीक्यू बना के पूछा जा सकता है। तो बेसिकली आपने जब कैपिटल रैशनिंग आए तो उसमें ये देख लेना है कि प्रोजेक्ट डिविजिबल है या डिविजिबल नहीं है, प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, और उस हिसाब से फिर आपने अपनी कैलकुलेशंस करनी है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। कि कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा जी, अब उसके बाद हमने थोड़ा सा दो दो चीजें देखनी है। उसमें एक तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। एक्सपेक्टेड वैल्यू के कॉन्सेप्ट के लिए हमें ये सारा कुछ देखने की जरूरत नहीं है जो यहाँ पे इस चैप्टर में दिया हुआ है, क्योंकि ये एसीसी का F9 पेपर है। ऑब्वियसली उनका जो प्राइम फोकस है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे है, और उसमें ये बड़ा कोर टॉपिक है और इसको फुल डेप्थ में डिस्कस किया गया है। आपका कोर्स इस तरीके से डिजाइन हुआ हुआ है कि कुछ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में और कुछ एसएमए में। तो ये जो रिस्क और अनसर्टेनिटी है ये बेसिकली ज्यादा आपका फॉल करता है एसएमए में। एसएमए में कंप्लीट सेक्शन है जो कि रिस्क और अनसर्टेनिटी पे बात करता है और इसके वेरियस टूल्स की बात करता है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ हमने दो चीजों पे बात करनी है, और दो चीजों को कैलकुलेट करना हमें आना चाहिए, एक सेंसिटिविटी एनालिसिस और एक एक्सपेक्टेड वैल्यूज। तो बेसिकली इस चैप्टर में से और इस सारे क्वेश्चंस में से मैं दो चीजों पे एम्फसाइज करूंगा यहाँ पे, और ये लास्ट 2 आइटम्स होंगे हमारे इस पार्ट के 20% पार्ट के, जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का पार्ट हम आज फिनिश कर रहे हैं, और वो है सेंसिटिविटी एनालिसिस और एक्सपेक्टेड वैल्यू। टर्मिनोलॉजी नहीं है, मेथोडोलॉजी। तो डेफिनेटली जब हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हर चीज फोरकास्ट है। हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो खैर खैर वो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी, हमारे इनफ्लोज भी, हमारे आउटफ्लोज भी, हमारी टर्मिनल वैल्यूज भी, इतना वर्किंग कैपिटल लगेगा, सारे के सारे होते तो फोरकास्ट की बेस पे, और वो फोरकास्ट आर सब्जेक्ट टू अनसर्टेनिटी। तो उस अनसर्टेनिटी को भी तो फाइनेंशियल वैल्यूएशन में आना चाहिए ना। अभी हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर हम तो ऐसे करते हैं, आपको शुरू में मैंने बताया भी था कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि वी कैन नो द कैश फ्लो विद सर्टेनिटी, यानी कि अब हम ये अजम्पशन ले रहे होते हैं कि हमें 100% श्योरिटी है कि यही इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी, यही कैश फ्लोज होंगे, यही वर्किंग कैपिटल होगा, हर चीज यही होगी। तो हम ये अजम्पशन लेके अब तक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर रहे थे, जबकि हमें ये पता है कि ये बड़ी सिंपल सी अजम्पशन है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में इन सारी चीजों में ऑल दीज थिंग्स आर सब्जेक्ट टू अनसर्टेनिटी एंड सब्जेक्ट टू रिस्क। तो अब उस रिस्क और अनसर्टेनिटी को कैसे अकाउंट फॉर करना है, तो अब यहाँ पे रिस्क और अनसर्टेनिटी का फर्क है। मेरे ख्याल में ये वैसे तो जानने की जरूरत नहीं है, ना ही ये मैंने आपको बताया कि एसएमए का टॉपिक है। तो बहरहाल अनसर्टेनिटी तो हो गई जो आप क्वांटिफाई भी ना कर सकें और उसको आप प्रोबेबिलिटी भी असाइन ना कर सकें, कि बिल्कुल ऐसी चीज जो अनप्रिडिक्टेबल है, अनक्वांटिफाइबल है, जिसको आप अपनी फोरकास्टिंग टूल्स के थ्रू भी प्रिडिक्ट ना कर पाए या उसकी प्रोबेबिलिटी ना कैलकुलेट कर पाए, वो तो हो गई अनसर्टेनिटी। लेकिन जब आप आउटकम को कुछ प्रोबेबिलिटी असाइन कर सकते हैं, और जब आप ये कह सकते हैं कि अच्छा हम इन्वेस्ट करेंगे तो 50% चांस है कि हमें 1 लाख का इनफ्लो आए, और 50% चांस है कि हमें 1 लाख का जो है नुकसान हो जाए। चलें यूं कर लेते हैं, 1 लाख पॉजिटिव फ्लो हो या 50% चांस है कि 1 लाख नेगेटिव फ्लो हो। तो जब आप अपने
जो फ्यूचर के कैश फ्लोज हैं उसको आप प्रोबेबिलिटी असाइन कर सकते हैं थ्रू मैथमेटिकल मॉडल्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। तो उसको हम फिर रिस्क कहेंगे। हम कह रहे हैं जी रिस्क है, नुकसान भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, इतने परसेंट चांस है कि प्रॉफिट हो जाए, इतने परसेंट चांस है कि नुकसान हो जाए। और अगर आप ये चांसेस ना कैलकुलेट कर सकें, यानी कि ये जो 50% तो डेफिनेटली वो फिर अनसर्टेन सिचुएशन होगी। अब इसमें मैं वैसे मोटी मोटी बात बता देता हूँ कि नॉर्मली एक काम जो आपने किया होता है और जिसका आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है उसमें तो आप प्रोबेबिलिटी असाइन कर सकते हो, लेकिन अगर एक बिल्कुल कोई नया काम आप करने जा रहे हो, बिल्कुल एक नया सिलसिला करने जा रहे हो, तो वहां पे डेफिनेटली आप शायद प्रोबेबिलिटीज भी असाइन ना कर पाओ और वहां पे फिर मामला बिल्कुल ही अनसर्टेनिटी में चला जाएगा। तो बेसिकली रिस्क को हम मैनेज कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी को डेफिनेटली फिर उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट रिसर्च बेस्ड टूल्स हैं। अब रिस्क को इनकॉर्पोरेट करना हमने कैसे है, तो रिस्क को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कॉन्सेप्ट आ जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यूज का। अभी जिस तरह मैंने बात की कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि 50% चांसेस हैं कि 1 लाख का प्रॉफिट हो और 50% चांसेस हैं कि 2 लाख का प्रॉफिट हो, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ये कहती है कि प्रोबेबिलिटी को वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 50,000 हो जाएगा, ये 1 लाख हो जाएगा और हमारी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी वो 1.5 लाख हो जाएगी। अभी मैं ये कॉन्सेप्ट दोबारा आपको बताता हूँ, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्रोबेबिलिटीज के हवाले से यहाँ से आपको एक बस छोटी सी कैलकुलेशन दे दी कि यहाँ पे हमने सिर्फ प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करना होता है उन वैल्यूज से, तो हमारे पास px आ जाता है और अगर हम समेशन px ले लें तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाती है। यानी कि यहाँ पे हम कहना ये चाह रहे हैं कि 1 लाख का भी प्रॉफिट हो सकता था, उसके 50% चांसेस हैं 2 लाख का भी हो सकता था। अब होगा क्या, एक्सपेक्टेड क्या है, सिंगल वैल्यू क्या आएगी, वो हमने कहा 1.5 लाख आएगी। तो अब हम जब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करेंगे उसमें हम 1.5 लाख लिख देंगे, क्योंकि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, इस पे फिर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल नहीं आप कर सकेंगे। अब इसी तरीके से अगर कोई कहे जी इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतनी भी हो सकती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतनी भी हो सकती है, तो आपको तो अप्रेजल के लिए सिंगल वैल्यू चाहिए ना, तो वो सिंगल वैल्यू कैसे आएगी, बाय मल्टीप्लाइंग द वैल्यूज विद द प्रोबेबिलिटीज एंड कैलकुलेट वन सिंगल वैल्यू जिसको हम कहेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू। अच्छा, इस पे अभी हम आते हैं, उससे पहले यहाँ पे एक आ गया सेंसिटिविटी एनालिसिस। अब सबसे ज्यादा अगर आपने किसी चीज को सीखना है इस टॉपिक में तो वो सेंसिटिविटी एनालिसिस है। मैंने अभी क्लास से पहले काफी सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस पोर्टल में, आज क्लास से पहले ही मैंने प्रैक्टिस पोर्टल आपका अपडेट कर दिया है, तो आप इमीडिएटली क्लास के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें भी ज्यादातर क्वेश्चन सेंसिटिविटी एनालिसिस के ही हैं। मेरे ख्याल में इस पूरे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन और टैक्सेशन के इश्यूज हैं, और उसके बाद अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो सेंसिटिविटी एनालिसिस है। ये डिफरेंस डालता है बेसिकली स्टूडेंट के अच्छे नंबरों में और एवरेज नंबरों में। कुछ स्टूडेंट उसको बिल्कुल ही स्किप कर देते हैं, कुछ को समझ ही नहीं आता, कुछ को पार्शली समझ आता है, कुछ को ज्यादा अच्छा समझ आता है। 100% ये वाला ऐसा टॉपिक है, 100% तो बहुत कम लोगों को समझ आता है, कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ हो जाती है। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस अगेन लारे मैंने प्रैक्टिस पोर्टल में इन्फ्लेशन और टैक्स के क्वेश्चन डाल दिए हैं। ये जो 30-40 क्वेश्चन आए थे अभी आपको, ये इसमें इन्फ्लेशन के भी थे और टैक्सेशन के भी थे, इकट्ठे ही थे। ठीक है, तमाम लोगों को मैंने अपडेट कर दिया है कि अभी प्रैक्टिस पोर्टल में इन्फ्लेशन और टैक्सेशन के इकट्ठे क्वेश्चन मैंने अपडेट कर दिए थे। अच्छा, अब सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या है? सेंसिटिविटी एनालिसिस व्हाट इफ एनालिसिस है, क्योंकि अभी हम ये कह रहे हैं ना कि हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी आज हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करें तो अगले 5 सालों में हमें ये कैश फ्लोज आएंगे, और उसके बाद हम कहते हैं कि अच्छा इसकी जो एनपीवी बन रही है, हम एनपीवी निकाल लेते हैं और हम कहते हैं इसकी एनपीवी बन रही है 1000। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि इसके अंदर अगर कोई भी वेरिएबल चेंज हो जाए, और वेरिएबल तो कोई भी चेंज हो सकता है, हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी चेंज हो सकती है, हमारा ये वाला जो कैश फ्लो है और ये मिल के बन रहा है कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज से, तो कैश इनफ्लोज में सेल भी चेंज हो सकती है, कैश आउटफ्लोज में एक्सपेंसेस भी चेंज हो सकते हैं, हमारी जो एंड में सैल्वेज वैल्यू ये भी चेंज हो सकती है। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम एक एक वेरिएबल को बारी बारी लेंगे। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ जाएगी कि हमारा जो एनपीवी है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि हमारा डिसीजन कब चेंज हो जाता है, राइट? हमारा डिसीजन कब चेंज हो जाता है। तो अभी तो एनपीवी आ रही है 1000, अगर ये एनपीवी चलेगी नेगेटिव में, हमारा डिसीजन चेंज हो जाएगा। अब एनपीवी को 1000 पॉजिटिव से 1000 नेगेटिव में, 1000 पॉजिटिव से नेगेटिव में जाने के लिए 1000 की एनपीवी जो है वो कम हो सकती है। तो हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम 1000 का ही मार्जिन हुआ ना फिर।
क्योंकि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट अभी 1 लाख है और अगर ये बढ़ के 1,01,000 हो जाएगी तो हमारी एनपीवी 0 हो जानी है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर 1,000 से भी बढ़ी तो हमारी एनपीवी 0 हो जाएगी। तो हमारी जो सेंसिटिविटी है इस डिसीजन की इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ वो 1,000 तकसीम 1 लाख है, और ये जितना भी बनता है मेरे ख्याल में ये बनता है 1%। यानी कि अगर हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1% से भी बढ़ी तो हमारा जो डिसीजन है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव से 0 पे आ जाएगी। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम तमाम डिसीजन वेरिएबल्स को, वो सेल्स भी हो सकता है, सेल वॉल्यूम भी हो सकता है, सेल प्राइस भी हो सकता है, वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है, फिक्स कॉस्ट भी हो सकती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, वर्किंग कैपिटल भी हो सकता है। जितने भी वेरिएबल्स अभी तक हमने वर्कआउट किए हैं, हम उन वेरिएबल्स की अलग-अलग सेंसिटिविटी चेक कर सकते हैं कि वो अकेला वेरिएबल कितना बढ़े या कितना कम हो कि हमारा डिसीजन चेंज हो जाएगा और हमारी एनपीवी उलट हो जाएगी। तो ये बेसिकली सेंसिटिविटी एनालिसिस होता है। इससे हमें आइडिया ये हो जाता है कि कौन सा वेरिएबल ज्यादा सेंसिटिव है। क्या सेल प्राइस ज्यादा सेंसिटिव है, क्या सेल्स वॉल्यूम ज्यादा सेंसिटिव है, क्या फिक्स कॉस्ट ज्यादा सेंसिटिव है, क्या इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा सेंसिटिव है। तो जब हमें पता लग जाता है कि ये चीज ज्यादा सेंसिटिव है, हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कि सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम एक वक्त में एक वेरिएबल को छेड़ते हैं, बाकियों को सेम रखते हैं। राइट, इसमें जरा जहन में रखें, एक वक्त में एक वेरिएबल को अल्टर करते हैं, बाकियों को सेम रखते हैं, और ये देखते हैं कि उसको कितना अल्टर करें कि हमारा डिसीजन चेंज हो जाए। तो मैक्सिमम अल्टरेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव, इंक्रीज और डिक्रीज हमने मेजर करना होता है, तो वो उसकी सेंसिटिविटी होती है। ठीक है, और जो वेरिएबल जितना ज्यादा सेंसिटिविटी रखेगा उसको आप डेफिनेटली ज्यादा एम्फसाइज करेंगे, ज्यादा केयरफुली हैंडल करेंगे, आपने एनालिसिस में उसकी ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, अब इतना सारा कुछ बताने के बाद एक सिंपल सा, अब यहाँ पे आपने इंतहाई फोकस करके ये सिंपल सी जो फॉर्मूला है ये समझ लेना है, और मैं इसको स्लोली बताऊंगा पीसी, और उसके बाद कंफर्म भी करूंगा कि आपको समझ आ गई है, और उसके बाद फिर हम जाके एक दो क्वेश्चंस करेंगे सेंसिटिविटी एनालिसिस से रिलेटेड। तो वो फॉर्मूला है ये, यानी कि अगर कोई मेरे से ये पूछे कि सर कोई एक अप्रोच बता दें जिससे सेंसिटिविटी एनालिसिस के मैक्सिमम मसले हल हो जाएं, मैं यहाँ पे मैक्सिमम का वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हर क्वेश्चन इसी से हो जाएगा, हो जाना चाहिए, लेकिन उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व हो जाएगी, बट मैक्सिमम सेंसिटिविटी एनालिसिस क्वेश्चन इस एक सिंगल फॉर्मूला से सॉल्व हो जाते हैं। ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला ये है कि आपने अगर सेंसिटिविटी एनालिसिस करना है तो आप ऊपर ले लें एनपीवी। ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन में एनपीवी एक निकाली थी 1000। ठीक है, तो आप वो एनपीवी यहाँ फॉर्मूले में ले लें, क्योंकि देखें आपने इसी एनपीवी को अल्टर करना है। तो एक वेरिएबल तो वो एनपीवी हो गया जिसको अल्टर करना है। ठीक है, क्योंकि आप एनपीवी को 1000 से 0 पे लेके आना चाह रहे हैं, क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव से नेगेटिव होने के लिए 0 पे आएगी तो हमारा अल्टर होने का डिसीजन आ जाएगा। तो एक वेरिएबल तो एनपीवी बजाते खुद हो गया इस फॉर्मूले में, क्योंकि इसको अल्टर करना चाह रहे हो। अब दूसरा आपने इंतहाई केयरफुली ये देखना है कि दूसरा वो आपको क्या कह रहा है कि आपने किसकी सेंसिटिविटी चेक करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर वो आपको कहता है कि आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की सेंसिटिविटी चेक करनी है, तो आपका ये जो दूसरा वेरिएबल होगा वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा। अगर वो आपको कहता है कि आपने सेल प्राइस की करनी है तो फिर सेल प्राइस होगा। अगर वो आपको कहता है कि दूसरा वेरिएबल जो है वो आपकी डिस्पोजल वैल्यू है, डिस्पोजल वैल्यू, तो फिर आपने नीचे डिस्पोजल वैल्यू लेनी। अच्छा, अब इसमें ये चीज ध्यान में रखें, तो ये तो हो गया कैश फ्लो अंडर कंसिडरेशन। अब ये चीज ध्यान में रखें कि उसकी आपने ना प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। ठीक है, जिस चीज की भी सेंसिटिविटी आपने मेजर करनी है, आपने सेंसिटिविटी मार्जिन देखना है कि कितने परसेंट से वो वेरिएबल बढ़े या कम हो, उसके लिए आपने एनपीवी ऊपर लेनी है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल, दैट कैश फ्लो। अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अगर सेल्स है तो फिर सेल्स, अगर डिस्पोजल वैल्यू है तो डिस्पोजल वैल्यू, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपने नीचे ले लेनी है। तो आपका सेंसिटिविटी एनालिसिस 90% तक तो सॉल्व हो जाएगा। ये बात आपको समझ आई है? ये बात आपको ऑलरेडी पता है? इसको आप अप्लाई करते हैं, कर सकते हैं, किया है? थोड़ी सी इनपुट दे दें ताकि फिर मैं आगे क्वेश्चन उस हिसाब से आपको डेप्थ में कराऊं या ना कराऊं। हरी आप, वट एवर इज द क्वेश्चन आस्क मी, डेप्थ में सर करें। जी बिल्कुल, मैं आप डेप्थ में कराता हूँ। ठीक है जी,
अब आपको मैं यहाँ पे ना 2 सवाल कराने लगा हूँ, आपने इंतहाई गौर से बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ आपने इसको ध्यान देना है, क्योंकि सेंसिटिविटी एनालिसिस अगर आप काबू कर सकते हैं तो ये आखिरी मौका आपके लिए सेंसिटिविटी एनालिसिस को काबू करने का। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा सेंसिटिविटी एनालिसिस को काबू करने का। तो ये एक सवाल है छोटा सा, पहले तो हम इसको ड्रिल करते हैं, ठीक है, एक ड्रिल करते हैं छोटी सी, इस सवाल से हम एक ड्रिल करते हैं। तो इस सवाल में जो चीजें हैं पहले तो मैं वो लिख लेता हूँ। तो हमारे पास कैश फ्लोज हैं, फिर उसका हम यहाँ पे टाइम लिख लेते हैं, फिर हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। एक कैश फ्लो है 40,000 और उसका टाइम है आज, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी 40,000 होगी। फिर उसके बाद एक कैश फ्लो है कंट्रीब्यूशन, हमें 25,000 का सालाना कंट्रीब्यूशन आएगा, और ये कब आएगा? सालाना आएगा। कब तक आएगा? अगले 5 साल तक, 4 साल तक आएगा। तो अगर मैं इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो निकाल लूं 4 साल की, तो वो बनती है 79,250 आती है आप लोगों को। मैं इसमें उसमें नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ जरा आपको एक पिक्चर दिखाना चाह रहा हूं। सबसे पहले हमने एनपीवी कैलकुलेट कर ली, ये कंट्रीब्यूशन है। तीसरा वेरिएबल इसके अंदर फिक्स कॉस्ट है। तो बेसिकली जो सवाल उसने आपको दिया है उसके अंदर एक वेरिएबल इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, एक वेरिएबल कंट्रीब्यूशन है, एक वेरिएबल फिक्स कॉस्ट है, एक वेरिएबल डिस्काउंट रेट है। 4 वेरिएबल्स हैं आपके सवाल में, ठीक है, 4 वेरिएबल्स हैं, बल्कि 5 हैं। एक वेरिएबल ईयर्स है, एक वेरिएबल ईयर है। अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट चेंज हो जाए डिसीजन चेंज हो सकता है, अगर कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाए डिसीजन चेंज हो सकता है, अगर फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाए डिसीजन चेंज हो सकता है, अगर साल चेंज हो जाए डिसीजन चेंज हो सकता है, डिस्काउंट रेट चेंज हो जाए डिसीजन चेंज हो सकता है। इसी 5 वेरिएबल्स की बेस पे आपने सारा एनपीवी निकाला, ठीक है। तो मैं 5वां वेरिएबल ले लूं 10,000 जी। पीवी मैंने एनुटी से सॉल्व किया है, डेफिनेटली 25,000 सालाना है 4 साल की, तो मैंने एनुटी से सॉल्व करके 79,250 निकाला है। अच्छा, अब फिक्स कॉस्ट भी सालाना है, तो मैं इसको भी एनुटी फैक्टर लगा के इसकी सालाना, इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो निकाल लूंगा। अच्छा, अब यहां तक मैंने सेंसिटिविटी एनालिसिस कोई नहीं किया, यहां तक मैंने सेंसिटिविटी एनालिसिस कोई नहीं किया। यहां तक तो मैंने निकाली सादी एनपीवी, वो भी 3 लाइनों का डेटा था, सिंपल सा डेटा था, मैंने इसको एनपीवी को निकाला। अब यहां से ऑनवर्ड मेरा सेंसिटिविटी एनालिसिस स्टार्ट होगा, ठीक है, यहां से ऑनवर्ड मेरा सेंसिटिविटी एनालिसिस स्टार्ट होगा। तो मैं अभी थोड़ी सी जरा अपने वर्किंग स्पेस के लिए मैं यहाँ पे अपना नोटपैड निकाल लेता हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा इससे ज्यादा स्पेस मिले जितनी इस वक्त अवेलेबल है। अच्छा, अब आप गौर करें, उसने आपको सेंसिटिविटी पूछी किस किस की है। उसने कहा इनिशियल इन्वेस्टमेंट की सेंसिटिविटी निकाल दें, एक वेरिएबल। उसने कहा कंट्रीब्यूशन की सेंसिटिविटी निकाल दें, दूसरा वेरिएबल। उसने कहा फिक्स कॉस्ट की सेंसिटिविटी निकाल दें, तीसरा वेरिएबल। उसने कहा डिस्काउंट रेट की सेंसिटिविटी निकाल दें, चौथा वेरिएबल। उसने कहा लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट की सेंसिटिविटी निकाल दें, 5वां वेरिएबल। तो पांचों वेरिएबल्स के बारे में उसने कहा कि बारी बारी मुझे बताओ कि कितने % से इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम हो या बढ़े कि हमारा डिसीजन चेंज हो जाए, सेंसिटिविटी क्या है। मैंने अभी आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया, और वो ये है कि सेंसिटिविटी अगर आपने मार्जिन निकालना है, मार्जिन का मतलब है कितने % से वो चीज बढ़े या कम हो, तो अगर आपने सेंसिटिविटी मार्जिन निकालना है तो आप उस एनपीवी को जो अभी आई है डिवाइड कर दो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो अंडर कंसिडरेशन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो अंडर कंसिडरेशन। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट का सेंसिटिविटी चाहता हूं तो मैं प्रेजेंट वैल्यू को 7,550 को, कैश फ्लो अंडर कंसिडरेशन क्या, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या, 40,000। कहां से देखूंगा? यहां से देखूंगा, ठीक है। वैसे भी जो इनिशियल कैश फ्लो होता है उसकी प्रेजेंट वैल्यू वही होती है, लेकिन फिर भी आपने ना यहां से देखना, आपने इस कॉलम को फोकस में रखना है, आपने इस कॉलम को फोकस में रखना है। तो मैंने क्या किया, मैंने नेट प्रेजेंट वैल्यू लिया और मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो अंडर कंसिडरेशन लिया। इसको जब मैं डिवाइड करूंगा मेरे पास 18.9% आ जाएगा, ठीक है, मेरे पास 18.9% आ जाएगा, जिसका मतलब ये है कि अगर मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 18.9% से बढ़ जाती है तो मेरा ये डिसीजन चेंज हो जाएगा। इसका बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट है।
मेरे डिसीजन पे, तो इसकी सेंसिटिविटी 18.9% है। ठीक हो गया। अब इसके बाद कंट्रीब्यूशन की निकालनी है, तो कंट्रीब्यूशन की सेंसिटिविटी के लिए आप फिर एनपीवी ऊपर लो और कंट्रीब्यूशन की प्रेजेंट वैल्यू नीचे ले लो। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन ले लो नीचे। तो ये फॉर्मूला जब हम 3-4 दफा ड्रिल करते हैं तो हमें ये जरा दिमाग में बैठ जाएगा। 7550 तकसीम 79,250, तो मेरे पास जो परसेंटेज आती है वो आती है 9.5%, जो कि उससे कम है। इसका मतलब है कंट्रीब्यूशन की सेंसिटिविटी थोड़ी कम है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा कंट्रीब्यूशन 9.5% से गिरता है तो फिर हमारा डिसीजन चेंज होगा। ठीक है, और अगर हमारी इन्वेस्टमेंट, अच्छा ये वैसे थोड़ी सी मैं उलट इंटरप्रिटेशन बता गया हूँ आपको, हमारी, अच्छा चलें आपसे पूछ लेता हूँ, मैं जरा आपका कॉन्सेप्ट चेक कर लेता हूँ कि इस अभी तक जो हमने 2 वेरिएबल्स निकाले हैं उसमें सेंसिटिविटी ज्यादा किसकी है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की सेंसिटिविटी ज्यादा है या कंट्रीब्यूशन की सेंसिटिविटी ज्यादा है? पहले जरा आपका कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं। ये व्हाट्सएप पे भी लोग अभी तक मैसेज कर रहे हैं। अच्छा, खदीजा ने क्या मैसेज किया हुआ है? अच्छा, खदीजा ने क्वेश्चन, अच्छा ये भी चलें, अच्छा कर दिया आपने। मैं अभी इसको ड्यूरिंग योर सेशन ही चेक कर लेता हूँ। मैं जरा आपको एक करा के जो मैंने करवाना है उसके बाद मैं चेक करके इसको आपको भी ड्यूरिंग सेशन ही बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम, जी आपसे सवाल पूछा कि किसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है। तो जवाब आ रहा है कंट्रीब्यूशन की। जी ये बिल्कुल ठीक जवाब है, क्योंकि देखें कंट्रीब्यूशन आपका थोड़ा सा भी गिरे, कंट्रीब्यूशन आपका थोड़ा सा भी गिरे तो आपका डिसीजन चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब है सेंसिटिविटी इसकी ज्यादा है। अच्छा, अब उसी तरीके से फिर हमने क्या किया, हमने फिर अब चेक करना है फिक्स कॉस्ट की सेंसिटिविटी। तो हम उसी तरीके से 7550 को फिक्स कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट की सेंसिटिविटी आती है 23.8%, 23.8%। तो अभी तक फिर कंट्रीब्यूशन की सेंसिटिविटी ज्यादा है। अच्छा, अब उसके बाद उसने पूछा डिस्काउंट रेट की सेंसिटिविटी बताओ, डिस्काउंट रेट की। अब यहां से आपको थोड़ा सा अब कॉन्सेप्चुअली चलना पड़ेगा। अब हर चीज रट्टे में नहीं होती कि जी हर हर चीज का फार्मूला यही है, क्योंकि देखें जी अब तो लॉजिकल भी है कि मैं एनपीवी तो ले लूंगा लेकिन मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिस्काउंट रेट तो नहीं ले सकता ना। आपको डिस्काउंट रेट कोई अमाउंट तो नहीं है कि मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेके इसी फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। इसका जवाब आप सबको पता होना चाहिए कि डिस्काउंट रेट की सेंसिटिविटी जानने के लिए आपने सिर्फ आईआरआर देखना है। ठीक है, आपने क्या देखना है, आईआरआर, क्योंकि आईआरआर एक ऐसा रेट होता है जिसपे एनपीवी 0 हो जाती है। तो मिसाल के तौर पे अगर आप समझो कि यहाँ पे लेट से मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अब मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा क्योंकि आपको आईआरआर कैलकुलेट करना आता है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, ठीक है, और आपका आईआरआर निकल आता है कितने परसेंट, आपका आईआरआर निकल आता है 15%। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसका मतलब है 5% से अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़े 5% से, तो वो सॉरी, अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 5 से बढ़ जाए, 5% से नहीं 5 से बढ़ जाए, जो कि आपके ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का 50% है, तो यहाँ पे सेंसिटिविटी क्या आई, 50%। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। आपने करना क्या है कि अगर आपको वो ये पूछे कि डिस्काउंट रेट की सेंसिटिविटी बताएं तो सबसे पहले तो आपने आईआरआर निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आईआरआर अगर आप निकालें तो इसका आईआरआर जो है वो आता है, अगर मैं यहाँ से इसको देख सकूं, अप्रोक्सीमेटली वो कहते हैं कि 18% आईआरआर आता है, अप्रोक्सीमेटली 18%। तो अगर आप अप्रोक्सीमेटली 18% इसका आईआरआर आता है और अगर आप इसकी सेंसिटिविटी निकालना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, आप 8 को 10 पे डिवाइड कर दोगे और आप कहोगे 80% इसकी सेंसिटिविटी है, विच मींस कि अगर आपका डिस्काउंट रेट 80% से बढ़ जाए, 80% से, अभी कितना है 10% है। ठीक कह रहा हूं मैं इंटरप्रिटेशन या कोई गड़बड़ हो रही है? जवाब बहरहाल यही है कि आपका डिस्काउंट रेट जब 18% हो जाएगा
और इसको अब ना इसको असल में ना एक्सप्रेस करने का तरीका है, शायद मुझे भी अभी जो कंफ्यूजन है और आपको भी मेरी बातें सुन के जो हो रही होगी, तो अब ना वो एक्सप्रेशन का एक तरीका होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि डिस्काउंट रेट अगर 8% से इंक्रीज कर जाए तो तब आपका जो है एनपीवी जीरो हो रही है। और बहरहाल अगर आपने इसको परसेंटेज में बताना है तो मुझे चेंज देखना पड़ेगा, और 10 से 18 में जो चेंज है वो 8 का है, और 8 का चेंज जो है वो 10 का 80% ही बनता है। तो अगर आपने इसे परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो डेफिनेटली जो है वो 80% ही आएगा। और इसका मतलब ये है कि बड़ी लिटिल सेंसिटिविटी है, क्योंकि देखो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, ऑलमोस्ट डबल जब हो रहा है, जाके डबल 100% भी बढ़ जाए, 20 हो जाए, तब जाके आपका एनपीवी जीरो पे जा रहा है। तो इसका मतलब है ये इतना कोई सेंसिटिव नहीं है। सबसे ज्यादा अब तक जो सेंसिटिविटी निकली है वो फिर किसकी निकली है, कंट्रीब्यूशन की। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहते हैं जी कि लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। अब ये एक और चीज है, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, जो आपको तंग कर सकती है, क्योंकि फिर अगेन नोट करो ये कोई कैश फ्लो तो नहीं है, ठीक है। अगेन नोट करो कि ये कोई कैश फ्लो तो नहीं है, कि लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट जो कि इस वक्त 4 साल है, राइट। लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट जो करंटली 4 साल है, अब ये लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट कितनी हो जाए, कितनी हो जाए, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, कितनी हो जाए कि आपका जो कैश फ्लो है, आपका जो एनपीवी है वो जीरो हो जाए, राइट। तो इसको मेजर करने के लिए एक तो आपको नेट करना पड़ेगा। अब एक तो आप सवाल को ना थोड़ा सा नेट करेंगे, सवाल को आप नेट ऐसे करेंगे कि आप 40,000 इसको यूं ही रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ना कैश फ्लो स्ट्रीम बनानी पड़ेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट फिर भी वही है, 40,000 यूं ही रहने दो, आप कंट्रीब्यूशन को और फिक्स कॉस्ट को नेट कर लो, तो नेट क्या आएगा, 15,000 का बेनिफिट आएगा ना। और ये कब तक आ रहा है, 1 से लेकर 4 साल तक। और आपकी एनपीवी इस वक्त कितनी आ रही है जी, इस वक्त आ रही है 7,550, और अगर मैं इसको ले लूं तो ये आ रही होगी 47,550, ठीक है। अब जरा लॉजिकली सोचो, अब लॉजिकली सोचो, आपने इसको मल्टीप्लाई किया होगा एक प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी से, और वो कैसे लिया होगा, I इज इक्वल टू 10%, N इज इक्वल टू 4, और वो फैक्टर आया होगा तो आपने फैक्टर से मल्टीप्लाई किया होगा तो 47,550 आया होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो एनपीवी जीरो, तो आप यहाँ पे चाहते हो कि 40,000 आए, क्योंकि आप क्या चाह रहे हो, एनपीवी जीरो। तो 40,000 अगर आए और आपका कैश फ्लो 15,000 है और आई आपने सेम रखना है, तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप 40,000 को 15,000 पे तकसीम करो, और वो जो फैक्टर आए उस फैक्टर को I इज इक्वल टू 10% के सामने नंबर ऑफ ईयर्स को देखो एनुअलिटी टेबल से, तो वो जो भी आएगा वो आता है जी रफली, यहाँ पे जो मेरे पास आंसर है उसके मुताबिक ये आता है 2.667, और अगर आप इसको एनुअलिटी टेबल में से उठा के देखें तो ये रफली फॉल करेगा 3 और 4 साल के दरमियान, तो इन्होंने 3.5 साल इसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट 4 साल से कम होके 3.5 साल हो जाए, 3.5 साल हो जाए, तो फिर आपका जो प्रोजेक्ट है वो वायबल नहीं रहता। ये जो सवाल है ये मुख्तलिफ अंदाज में पूछे जाते हैं, और एक अंदाज ये भी होता है कि आप बताएं कि आपका जो लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट है वो कितना कम हो या कितना ज्यादा हो कि वो प्रोजेक्ट वायबल नहीं रहेगा। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि आपका अगर प्रोजेक्ट की जो लाइफ है वो कम होकर अगर 3 साल हो जाए तो वो वायबल नहीं रहेगा। अच्छा, अब अगेन इसका ना एक एक्सप्रेशन है, इसका ना फिर एक अगेन एक्सप्रेशन है, मैं पहले एक्सप्रेशन बता दूं फिर मैं रिपीट कर देता हूं। तो अभी तो हमने कहा कि इस वक्त 4 साल है, और हमने कहा कि अगर ये 3.5 हो जाए तो फिर एनपीवी जीरो हो रही है। तो एक एक्सप्रेशन तो ये है कि आपका जो लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट है वो 3.5 हो जाए तो हमारा प्रोजेक्ट वायबल नहीं होगा। एक एक्सप्रेशन ये है कि हमारा प्रोजेक्ट का जो लाइफ है वो 0.5 ईयर से कम हो जाए तो हमारा एनपीवी जीरो होगा, वायबल नहीं रहेगा। और एक एक्सप्रेशन ये है कि अगर हमारा लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट 0.5 डिवाइडेड बाय 4, इसको जरा परसेंटेज में निकाल लें, ठीक है, इसको परसेंटेज में निकाल लें, तो ये 0.5 डिवाइडेड बाय 4 जब आप करते हैं तो ये कितना परसेंटेज बनेगा, 10, देखिए कितना परसेंटेज बनता है,
मुझे जरा परसेंटेज बता दे, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। 2-3 लोग मुझे रिपीट करने को कह रहे हैं, मैं बिल्कुल रिपीट करता हूँ। अभी इसके बाद एक और सवाल है, वो भी समझ लें रिपीट ही होगा। अभी इससे मुश्किल पॉइंट्स आने हैं। 12.5%, 12.5%। तो अगर आपने फिर परसेंटेज में इसे बताना है तो ये 12.5% बनता है। अब मैं जरा ना तरीकाकार दोबारा रिपीट करता हूँ, और अब से ऑनवर्ड थोड़ा था ये जो सेंसिटिविटी एनालिसिस है ये बेकाबू होगा, लेकिन आपने इसको जरा होल्ड में ही रखना है। तो मैंने आपको जब ये सवाल कराया तो मैंने आपको ये कहा कि इस वक्त जो सवाल की जो पोजीशन थी वो ये थी, जो सवाल की बगैर एनालिसिस के पोजीशन थी वो ये थी। वो क्या थी कि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 40,000 थी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और आपको सालाना 4 साल तक 15,000 का नेट कैश इनफ्लो आ रहा था, क्योंकि कंट्रीब्यूशन था 25,000 लेकिन फिक्स कॉस्ट थी 10,000। तो आपको सालाना 15,000 का नेट कैश इनफ्लो आ रहा था 4 साल तक। जब आप इसको डिस्काउंट करते थे, अब नॉर्मल तरीका क्या होता है, क्योंकि ये एनओटी है तो आप इसको मल्टीप्लाई करते थे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनओटी से, और वो आप निकालते थे 10% पे, और चूंकि 4 साल है तो 4 पे। तो जब आपने इस सवाल को नॉर्मली किया होगा तो आपने यहाँ पे एक फैक्टर लिया होगा, ठीक है, एक फैक्टर लिया होगा, और उस फैक्टर से जब मल्टीप्लाई किया होगा तो यहाँ पे इसका जवाब आया होगा 47,550, और ये जवाब आया था तो फिर आपकी एनपीवी 7,550 आई थी। अब यहाँ तक तो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ तक तो जो सवाल के नंबर्स थे बस उन नंबर्स को मैंने लिख के एनपीवी निकाली, और ये एनपीवी मैं पहले भी निकाल चुका था, ठीक है, लेकिन मैंने दोबारा जरा निकाली क्योंकि मैं जरा इससे लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूँ। मैं रिपीट करता हूँ, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट उस फॉर्मूले से इसलिए नहीं निकल सक रहा क्योंकि लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट कोई कैश फ्लो नहीं है, तो वो फॉर्मूला फेल हो गया। वो फॉर्मूला पहले तक कामयाब था, अब फेल हो गया। डिस्काउंट रेट पे भी फेल हो गया, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट पे भी फेल हो गया। इन दो के लिए आपको यही मेथोडोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। लाइफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए, डिस्काउंट रेट के लिए आईआरआर, और लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए ये वाली टेक्निक आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। अच्छा, अब ये टेक्निक क्या है? ये टेक्निक ये है कि आप इसको करना चाहते हो जीरो। जब आप इसको जीरो करना चाहते हो तो ये किसके बराबर होना चाहिए? 40,000 के। ये किसके बराबर होना चाहिए? 40,000 के। तो अब ना आपकी इक्वेशन यूं बनी, अब इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको इक्वेशन में लिख दूं जिस तरीके से हम नॉर्मली एनओटी के क्वेश्चंस करते हैं, तो अब आप ये कहना चाह रहे हो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी बराबर है एनओटी मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनओटी के। ये तो बात आपको पता है ना? तो अब आपने कहा कि मैं चाहता हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी 40,000, यही चाहते हो ना? और मेरी एनओटी कितनी है? 15,000 की, और मेरा फैक्टर क्या है? अब ये फैक्टर आप जो है ना अभी नहीं निकालोगे, इसी फैक्टर को हम सबसे पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आप 40,000 को 15,000 पे जब तकसीम करोगे तो फैक्टर आ जाएगा। अब फैक्टर कितना है? 2.667। तो मैंने सबसे पहले इसमें से निकाल लिया फैक्टर। अब फैक्टर में मुझे एक चीज को कांस्टेंट रखना है, आई इज इक्वल टू 10%। मैं डिस्काउंट रेट को तो चेंज नहीं कर रहा, तो मैं एन्युटी टेबल में ये देखूंगा कि 10% के सामने नंबर ऑफ ईयर्स 2.667 कब हो जाते हैं। तो आप अभी खुद ही जब एन्युटी टेबल देखोगे तो 3 और 4 साल के दरमियान ये फैक्टर लाई करता है 2.667। अब हम एग्जैक्ट नहीं देखना चाह रहे तो हमने इसको कह दिया 3.5, अंदाजन कह दिया 3.5। वैसे एग्जैक्ट का भी तरीकाकार होता है, वो आपको पता होना चाहिए कि वो एग्जैक्ट कैसे निकालते हैं, लेकिन हमने अप्रोक्सीमेट निकाल लिया 3.5। तो असल में गेम यहाँ पे हुई कि हमने एनपीवी को जीरो किया, उसके बाद इस कैश फ्लो को हमने चेंज किया, उसके बाद हमने एनओटी वाले फॉर्मूले से पहले फैक्टर निकाला, फिर फैक्टर को जाके टेबल में देखा तो हमें नंबर ऑफ ईयर्स पता लगे। फिर मैं आपको ये कह रहा था कि अब इसके ना एक्सप्रेशन के तरीके का आ रहे हैं। एक एक्सप्रेशन ये है कि अगर 3.5 साल हो जाए 4 साल की जगह तो हमारा प्रोजेक्ट वायबल नहीं रहेगा। एक एक्सप्रेशन ये है कि अगर हमारे साल आधा साल कम हो जाए तो वायबल नहीं रहेगा। और सबसे बेहतरीन एक्सप्रेशन ये है परसेंटेज में कि हम ये कह रहे हैं कि अभी 4 साल है, अगर हमारा लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट 12.5% से गिरती है, अब ये मेरा डायरेक्ट कर लिया 0.875 लेके 12.5% से गिरती है, तो फिर हमें प्रोजेक्ट वायबल नहीं रहेगा। सो इसकी जो सेंसिटिविटी है वो 12.5% है, डिस्काउंट रेट की सेंसिटिविटी 80% है, इसकी जो फिक्स कॉस्ट है उसकी 23.8% है, कंट्रीब्यूशन की 9.5% है, और इसकी 18.19% है। तो हमारा जो सबसे जो हाईली सेंसिटिव एरिया है वो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। अब इसको हम फर्दर एनालाइज कर सकते हैं, करना चाहिए।
तो नीचे क्वेश्चन में इसको फर्दर एनालाइज करने के लिए भी कहा है। और सबसे मुश्किल अगर कोई चीज होती है, सबसे मुश्किल सेंसिटिविटी एनालिसिस में, वो होती भी यही है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का जो बाइफर्केशन है, उसके में जो सेलिंग प्राइस और वॉल्यूम और वेरिएबल कॉस्ट अगर आपको आ जाए तो वो आखिरी क्वेश्चन होता है, उस तक पहुंचना जरा बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अभी हम उसको भी टच करते हैं। कोई कमेंट है आपका, कोई समझ आ गया तो बता दें। ओहो राहत, आप 2.66 के बाद पूछ रहे हैं, तो अब ये चीज मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इतने क्वेश्चन करने के बाद आप ये वाली चीज पिक कर लेंगे। तो आपका 2.66 जो है वो एनुटी फैक्टर है, 2.667 एनुटी फैक्टर है। एनुटी टेबल उठाओ, एनुटी टेबल उठाओ और 10% वाले उसमें कॉलम में नीचे आके नंबर ऑफ इयर्स देखना शुरू हो जाओ कि नंबर ऑफ इयर्स के आगे 2.667 कहाँ लिखा आता है, और फिर मुझे बताओ कि क्या समझ आ रहा है। जी राहत, अब जवाब भी आप नहीं देना मुझे। फर्स्ट टाइम स्टैरिक का क्या मतलब है जी? लारे, फर्स्ट टाइम स्टैरिक का क्या मतलब है? खदीजा, मैंने क्वेश्चन देख लिया है, मैं जब तक अपना सेशन कंप्लीट नहीं करूंगा मैं उसके बाद क्वेश्चन पे जाऊंगा। अगर आप लोगों ने इस किस्म के क्वेश्चन पहले करवाने होते हैं, ऑब्वियसली आई एम नॉट अ रोबोट कि मेरी दिमाग में सारी चीजें फीडेड हैं और मैं मिनटों में वो चीज निकाल के आपको प्रेजेंट कर दूंगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस पहले पुट अप कर दिया करें ताकि मैं उसको अपने सेशन में इंक्लूड कर दिया करूं। अब डेफिनेटली अगले सेशन में इंक्लूड होगा, नहीं तो अभी जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं इस क्वेश्चन को भी करा देता हूँ। ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम आई गॉट दिस सेंसिटिविटी एनालिसिस। लारे, अभी आपका ख्याल है कि आपको ये आ गया है, अभी इसे स्लिप होता देखें ये कैसे स्लिप होता है। लेकिन अभी हम ना एक अप्रोच की बहरहाल जरूर बात कर रहे हैं। अगर चीजों में दिमाग में एक अप्रोच बिठाओगे तो आपको कम से कम क्लू मिल जाएगा कि शुरू कहाँ से करना है। ठीक है, तो आप दिमाग में बिठाओ कि अगर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट है तो क्या अप्रोच होगी, अगर डिस्काउंट रेट है तो क्या अप्रोच होगी, और अगर कोई ऐसा कैश फ्लो है जिसकी प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास है तो क्या अप्रोच होगी। राहत पूछ रहे हैं 3 और 4 साल का बता दें, तो भाई मिड वैल्यू ले लो ना, 3.5 साल मिड वैल्यू ले लो। और अगर बहुत ही प्रिसाइज जानना है तो फिर आप वो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का फॉर्मूला लगाओ और जान लो। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/1 माइनस 1/1 प्लस आई रेज टू पावर n ओवर आई। तो अगर बहुत प्रिसाइज जानना है तो यहां से जान लो। टेबल्स विल बी गिवन इन एग्जाम, ये आपको एग्जाम डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन देगा, और डेफिनेटली आपके पास टेबल्स, आपका हक है टेबल्स आपके पास होना। तो यहाँ तो एग्जाम डिपार्टमेंट आपको ये बताए कि वो टेबल्स क्वेश्चन के साथ या ऑनलाइन कंप्यूटर में वहाँ कहीं टैब में होंगे। सीमा तो ये करता है कि सीमा इस तरह के टेबल्स खुद प्रोवाइड करता है कंप्यूटर के थ्रू ही। तो ICMP अगर तो खुद प्रोवाइड कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए, सिमुलेशन से आपको आइडिया हो जाएगा कि वो टेबल कहाँ पे होंगे, कहाँ से मिलेंगे। और अगर आपको वो टेबल नहीं वो दे रहे तो फिर आप अपने पास टेबल रखें, और फिर वो प्रॉक्टर, आई डोंट नो फिर क्या मेथड होता है, तो मैं ICMP के ऑपरेशंस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन टेबल आपका राइट है और टेबल आपको देना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और नॉर्मल एग्जाम में टेबल्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब ये हम अज्यूम नहीं कर रहे कि वो आपका एनुटी निकालने का फॉर्मूला और वो टेबल्स की कैलकुलेशन आपसे पूछ लेगा, ये अब हम अज्यूम ही नहीं कर रहे। फिर भी आपको एनुटी का फॉर्मूला आना चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनुटी निकालने का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस 1/1 प्लस, एक मिनट ये गड़बड़ हो गया, वन माइनस 1/1 प्लस आर रेज टू पावर n ओवर आई ओवर आर, ये फॉर्मूला होता है एनुटी का फैक्टर निकालने का। तो अगर आपने 10% का फैक्टर निकालना है तो 1 माइनस 1/1.10, 5 साल का निकालना है तो 5 पे डिवाइड कर दो, और फिर उसके बाद R.10, तो ये जब सॉल्व करोगे तो 5 साल का फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इससे प्रिसाइज n निकालने के लिए n को सॉल्व करना पड़ेगा, वो एक अलग कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल प्रोसीजर है, इसलिए मैं तो उसमें पढ़ना भी नहीं चाह रहा।
अच्छा, अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब और गौर से सुनिएगा, वो ये है कि आगे वो ये कहता है, अब यहाँ पे फिर मैं जिस तरह कह रहा हूँ ना कि स्लिप होना शुरू होगा थोड़ा सा, अभी फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस कॉन्सेप्ट। आगे वो ये कह रहा है कि जो एनुअल कंट्रीब्यूशन है 25,000 का, वो बेस्ड है सेलिंग वन प्रोडक्ट विद अ सेल वॉल्यूम ऑफ 10,000 यूनिट्स, और सेलिंग प्राइस है 12.5 और वेरिएबल कॉस्ट है 10। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकअप ले लो, सेलिंग प्राइस 12.5, वेरिएबल कॉस्ट है 10, विच मींस कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है 2.5, और एनुअल कंट्रीब्यूशन हमें पहले ही पता है क्योंकि 2.5 को मल्टीप्लाई किया किससे 10,000 से, तो सालाना कंट्रीब्यूशन ऊपर उसने दिया हुआ था 25,000। अब उसने जरा खोल के आपको बताया सवाल, और हो सकता है कि वो इस तरह वो सवाल का डेटा ही इस तरीके से देता कि वो कंट्रीब्यूशन देने की बजाय आपको सेलिंग प्राइस देता, सेल्स देता, वेरिएबल कॉस्ट देता, फिक्स कॉस्ट देता, और फिर आपसे वो पूछ रहा होता। ठीक है, तो अब अगर ये क्वेश्चन है और वो आपको ये कहता है कि सेंसिटिविटी ऑफ द सेल वॉल्यूम बता दो और सेंसिटिविटी ऑफ द सेलिंग प्राइस बता दो, तो अब यहाँ पे आपने एक मेरी बात गौर से सुननी है। सेंसिटिविटी ऑफ द सेल वॉल्यूम को पहले जरा गौर से सुन लें, अगर सुन के समझ आ जाएगा तो इसका जवाब हम पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, बस सिर्फ सुन के समझना है आपने। आप सिर्फ ये समझो कि अगर मैं कोई भी वॉल्यूम में चेंज करता हूं, लेट्स से इस वक्त वॉल्यूम है 10,000, ठीक है, इस वक्त वॉल्यूम है 10,000, तो अगर वॉल्यूम को किसी भी परसेंटेज से चेंज किया जाए, किसी भी परसेंटेज से, 10% से करूं या 20% से करूं, किसी भी परसेंट से वॉल्यूम चेंज हो, तो उसी हिसाब से प्राइस में भी इजाफा होगा, उसी हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट में भी इजाफा होगा। एग्रीड? उसी तरह से प्राइस में भी इजाफा होगा, उसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट में भी इजाफा होगा, विच मींस के उसी तरीके से कंट्रीब्यूशन मार्जिन में इजाफा हो जाएगा, विच मींस के मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़ जाएगा। तो बेसिकली जब वो आपसे पूछता है कि सेल वॉल्यूम का सेंसिटिविटी बताओ, तो आप अपने जहन में ये बिठा लो कि ये बराबर है कंट्रीब्यूशन मार्जिन की सेंसिटिविटी के। जहन में बिठा लो, ये रटा मार लो। जब वो आपसे पूछता है कि सेल वॉल्यूम की सेंसिटिविटी बताओ, तो ये बराबर है कंट्रीब्यूशन मार्जिन की सेंसिटिविटी के। और ये हमने थोड़ी देर पहले निकाला। कैसे निकाला? हमने एनपीवी लिया और इसको डिवाइड कर दिया कंट्रीब्यूशन मार्जिन से, और हमने निकाला था 8.9%, अगर आपको याद हो। तो अब हम क्या कह रहे हैं, आप दोबारा जरा गौर से सुन लें। हम ये कह रहे हैं कि अगर 8.9% से वॉल्यूम गिरा, ठीक है, 8.9% से अगर वॉल्यूम गिरा, तो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन इतने से गिर जाएगा और हमारी एनपीवी रिवर्स हो जाएगी। क्योंकि 8.9% से गिरने का मतलब है मेरा रेवेन्यू भी गिरेगा, मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी गिरेगी, मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन उसी हिसाब से गिरेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर वो वॉल्यूम की सेंसिटिविटी पूछे तो ये बराबर है कंट्रीब्यूशन मार्जिन की सेंसिटिविटी के। सवाल मेरे से पूछ लें अगर एम्बिग्यूटी हुई है, नहीं तो एक जगह पे लिख के रख लें, ये आपके बहुत काम आएगी बात। Variable cost and price will be remain same. Yes, they will remain. Variable cost and price will be remain same. देखें, सेंसिटिविटी एनालिसिस का असूल है एक वक्त में एक वेरिएबल जो है वो चेंज होगा। अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो फिर कोई और वेरिएबल चेंज नहीं होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि वॉल्यूम के फर्क से पहले अगर 10,000 दरब खाता था 12.5 से, तो अब लेट से अगर ये 8.9 से गिरता है, तो मिसाल के तौर पे ये 8,900 हो जाता है। तो ये जरब खाएगा 12.5 से और ये जरब खाएगा 10 से, वो बराबर है कि ये जरब खाए 2.5 से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब वॉल्यूम में कमी या ज्यादती होती है तो उसका इफेक्ट रेवेन्यू पे भी होता है, वेरिएबल कॉस्ट पे भी होता है। बॉटम लाइन पे कहां पे आ गई? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसीलिए आपको कहा गया कि जब वो सेल वॉल्यूम की सेंसिटिविटी पूछे तो आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन की सेंसिटिविटी निकाल देनी है। आई होप दैट इज क्लियर नाउ। जी, तो ये आप क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक और चीज,
तो बेसिकली एक सवाल में आपको इतना ज्यादा जो है वो मवाद उसने दे दिया, और ये सेंसिटिविटी एनालिसिस है। 2 सवाल ये मुझे इतने अच्छे यहाँ पे लगे कि 2 सवालों में उसने पूरा सेंसिटिविटी एनालिसिस को घुमा फिरा के हर सिचुएशन में डाल के आपसे पूछ लिया। फिर भी मैं कहता हूँ कि अभी भी आपको अगर जितनी समझ आई है सेंसिटिविटी एनालिसिस की, आप 50% से 60 पे तो चले गए होंगे, 60 से 70 पे भी चले गए होंगे, कोई 70 से 80 पे चला गया होगा। 100% लेवल अगर आप मेरे से पूछें तो मैं भी 100% लेवल पे नहीं आता, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है जिसमें बाइफरकेशन पे बाइफरकेशन पे बाइफरकेशन ला के इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया जाए। जो तो एपरेंट कैश फ्लोज है उसको तो हम सेंसिटिविटी एनालिसिस आराम से कर लेते हैं, लेकिन जो छुपे हुए हैं वो मुश्किल हो जाता है। अब उस तरह का एक छुपा हुआ है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अब जरा इसको भी गौर से देखें कि वो पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस में कितना आपका इजाफा या कमी हो कि आप जो है वो आपका जो सेंसिटिविटी कैलकुलेट करें। अच्छा, अब इस सवाल को मैं उस वक्त तक नहीं कर सकूंगा। पहली बात तो नोट करो कि सेलिंग प्राइस भी कैश फ्लो है, ठीक हो गया। अब जो आपको सोचना चाहिए था, सबसे पहले आपको सोचना चाहिए था कि सेलिंग प्राइस का ताल्लुक कैश फ्लो से है। तो मुझे तो इसकी सेंसिटिविटी निकालने के लिए सिंपली क्या करना चाहिए था, मुझे इस एनपीवी को, जिसको मैं रिवर्स करना चाह रहा हूं, मुझे कैश फ्लो ऑफ ये जो है सेल्स रेवेन्यू, क्योंकि सेलिंग प्राइस का ताल्लुक अल्टीमेटली किससे होगा, सेल्स रेवेन्यू से। तो मैं कैश फ्लो ऑफ सेल्स रेवेन्यू को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स रेवेन्यू को यहाँ पे नीचे ले लूंगा, ठीक है। अब ये बात एक तो आपने सोचनी थी सबसे पहले। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि सबसे पहले तो मैं सेल्स रेवेन्यू निकालता हूँ, ठीक है। तो सेल्स रेवेन्यू, क्योंकि मुझे सेंसिटिविटी देखनी है ना सेल्स रेवेन्यू के साथ, कि सेल्स रेवेन्यू कितना कम हो जाए। तो सेल्स रेवेन्यू इस वक्त कितना है, 10,000 यूनिट्स हैं और सेलिंग प्राइस है कितनी, 12.5। तो सेल्स रेवेन्यू 10,000 इंटू 12.5 तो कितनी हो जाएगी, 1,25,000। अच्छा, फिर इसके साल कितने हैं, इसका टाइमिंग क्या है, इसका टाइमिंग है कि ये रेवेन्यू 1 से लेकर 4 साल तक आपको मिल रहा है, ठीक है। तो जाहिर बात है इसको आप प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर लगाओगे तो इसकी आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इस वक्त आपको बता रहा हूँ कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू 3,96,250 है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू 3,96,250 है। अब आपने क्या किया, अब आप इस फॉर्मूले पे आ गए। आपने कहा कि मेरी इस प्रोजेक्ट की एनपीवी है 7,550, एनपीवी है 7,550, और जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेलेवेंट कैश फ्लो है जिसकी सेंसिटिविटी मैं चेक करना चाह रहा हूँ वो 3,96,250 है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास एक जवाब आ रहा है और वो है 1.9%। अच्छा, अब टेक्निकली अब आप ये कहोगे ये तो सेल रेवेन्यू है, इसमें सेल प्राइस कहाँ से आ गई। तो हमें सेल रेवेन्यू की सेंसिटिविटी जब पता लग गई तो सेल रेवेन्यू में तो 2 ही चीजें आती है ना, एक वॉल्यूम और एक प्राइस। तो अगर हम प्राइस का फैक्ट देख रहे हैं तो वॉल्यूम का नहीं देख रहे, तो इसका मतलब है कि सेल रेवेन्यू में जो फर्क आया है 1.9% का, इसको हम कहेंगे कि अगर वॉल्यूम सेम रहता है और 1.9% से प्राइस गिर जाती है तो हमारा जो डिसीजन है वो चेंज हो जाएगा और हमारा जो एनपीवी है प्रोजेक्ट जो है वायबल नहीं रहेगा। तो ये एक आखिरी चीज मैंने आपको बता दी। इसी तरीके से वेरिएबल कॉस्ट की भी आप देख सकते हो, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट को भी आप देख सकते हो। तो मैं अगर $10 की वेरिएबल कॉस्ट ले लूं, अगर मुझे अब वेरिएबल कॉस्ट को देखना है तो मैं 10,000 को $10 से मल्टीप्लाई करके वेरिएबल कॉस्ट और उसकी फिर पीवी निकाल लूंगा, और फिर उसके बाद फॉर्मूले में डाल के ये देख लूंगा कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी बढ़े कि हमारा डिसीजन जो है वो वायबल ना रहे। तो मैं किसी भी वेरिएबल को, अच्छा जो तो वेरिएबल कैश फ्लो है उसका तो बड़ा आसान काम है। मिसाल के तौर पे वेरिएबल कॉस्ट है, मिसाल के तौर पे फिक्स कॉस्ट है, मिसाल के तौर पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, मिसाल के तौर पे स्क्रैप वैल्यू है, मिसाल के तौर पे वर्किंग कैपिटल है, मिसाल के तौर पे सेलिंग प्राइस है। तो जो जो फैक्टर्स तो कैश फ्लोज हैं उनकी सेंसिटिविटी तो सिंगल फॉर्मूले से हम मेजर कर लेंगे, और वो हमने बार बार अभी की, और वो सिंगल फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे बताया, एनपीवी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो अंडर कंसिडरेशन। हाँ, अब जो कैश फ्लो नहीं है,
जिसमें डिस्काउंट रेट है, जिसमें लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट है, उसको आपको दूसरी अप्रोच से करना पड़ेगा। इसकी अप्रोच IRR है, इसकी अप्रोच डेफिनेटली फिर वो एन्युटी फैक्टर वाली अप्रोच है। अब आप अपने दिमाग में इसको किसी तरीके से बंद करके रख लो, दिमाग में चला तो गया है, अब पता नहीं ये दिमाग में फिट रहता है या नहीं रहता, बट दैट इज ऑल अबाउट सेंसिटिविटी एनालिसिस।